चलो आज हम एक साइंस टेक का एक टॉपिक है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तुम सुनते रहते होगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड, जीएम कॉटन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जीएमओ को हम बहुत बार एक ही बात समझ लेते हैं, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जीएमओ हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसका जीन चेंज कर दिया, कोई ना कोई चेंज कर दिया मैंने इसके जेनेटिक मटेरियल में, तो इसको अब इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलूँगा मैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने क्योंकि इसके जीन में कुछ ना कुछ ऑल्टर कर दिया है, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं भैया? तो ट्रांसजेनिक प्लांट और जीएमओ, ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो है जीएमओ का ही सब टाइप है। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये सब हैं, उनमें से एक टाइप है मेरे ट्रांसजेनिक प्लांट। समझ में आया? तो अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? किस प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं? तो ये हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनका जीन जो है refers to plants that have had genes from another species introduced into their DNA using genetic engineering techniques। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू मैं क्या करूँ? मैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन, किसी दूसरी स्पीसीज़ का जीन, ये वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर कोई अदर स्पीसीज़ हो सकता है, उस स्पीसीज़ का जीन मैं क्या करूँ? मैं अपने उस प्लांट के जीन में ऐड कर दूँ, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब उस प्लांट को मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलूँगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो मतलब ये तो ये भी जेनेटिकल चेंज हो, तो यहाँ पे भी रहा है जीन में चेंज, जीन को हम एक तरीके से ऑल्टर ही कर रहे हैं। पर हम क्या स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक एक काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे स्पीसीज से क्या कर रहे हैं? दूसरे स्पीसीज का जीन ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अपने प्लांट के जीन में उसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा, जो मेरे जीन एडिटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यूअर टेक्निक्स कॉल्ड क्रिस्पर कैस9। देखो, ये तुमने सुनी होगी इस टेक्निक का नाम क्रिस्पर कैस9। ये बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछ चुका है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक क्या है। तो जीन एडिटेड टेक्निक है ये। तो हम इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जीन को एडिट करने के लिए। दिस अलाउ साइंटिस्ट टू प्रिसाइजली एडिट द डीएनए ऑफ अ प्लांट। हम इस टेक्निक की मदद से प्रिसाइजली डीएनए को एडिट कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अनदर स्पीसीज़। बिना किसी दूसरे स्पीसीज़ का जीन इंट्रोड्यूस किए बिना भी हम जीन को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं प्लांट के जीन को, ठीक है। क्रिस्पर कैस9। अब तुमने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट ये वर्ड बहुत बार सुनते हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब हम ज्वाइन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज़। जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के जीन को क्या करते हैं? जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के जीन को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी, जब हम दो डिफरेंट क्या बोलते हैं स्पीसीज़ के डीएनए को क्या करते हैं? ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, कुछ जीन एडिटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे हम जीन को जब एडिट करते हैं तो देखो यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीन एडिटिंग टेक्निक्स, और ये सारे ऑप्शन दे दे। मेगानोडिसीज, ठीक है, जेएफएन मतलब जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, इसके बाद टेलिन्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस, इसके बाद क्रिस्पर कैस9 जंपिंग जीन एडिटिंग टूल्स। ये ऑप्शन दे दे, ठीक है, इनमें से कोई चार उठा के दे दे और बोल दे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4। तो ये तुमको पाँचों के नाम याद होने चाहिए। मेगानोडिसीज, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, टेलिन्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस, क्रिस्पर कैस9 और जंपिंग जीन एडिटिंग टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीएम मस्टर्ड। ये बहुत तुमने सुना होगा जीएम मस्टर्ड के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्यों न्यूज़ में है जीएम मस्टर्ड इस बार? तो जीएम मस्टर्ड को रिसेंटली अप्रूव किया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया हमारे जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने क्या कर दिया? इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धार मस्टर्ड हाइब्रिड। इसका जो जीएम मस्टर्ड हमारा है, मस्टर्ड तो जानते हो तो, मस्टर्ड ऑयल जिससे बनता है, सरसों का तेल, तो इसका नाम धार मस्टर्ड हाइब्रिड। ये मेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड
मस्टर्ड हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसको DMH11 भी बोल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए तो वहाँ कन्फ्यूज़ मत होना कि अगर आ जाए कि DMH11 रिसेंटली न्यूज़ क्या है ये, तो ये धार मस्टर्ड हाइब्रिड है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मस्टर्ड है मेरा। GM मस्टर्ड इज़ कंट्रीज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप। देखो ये हमारी कंट्री का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है। इससे पहले हमारी कंट्री में जो अप्रूव था वो GM कॉटन तुमने सुनी होगी, ठीक है। कॉटन जो है हमारी अप्रूव्ड थी, पर वो फूड क्रॉप नहीं है कॉटन, ठीक है ना। कॉटन कैश क्रॉप है, तुम जानते हो ना, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। तो कॉटन फूड क्रॉप नहीं है। तो पहली फूड क्रॉप जो हमारी अप्रूव करी है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, वो GM मस्टर्ड है, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें बार्नेस जीन यूज़ किया है और बास्टर जीन यूज़ किया है, ठीक है ना। बार्नेस जीन और बास्टर जीन, ये दो जीन यूज़ किए हैं हमने। किससे? फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस लिक्यूफेंसिस, ठीक है। हमने देखो, मैंने भी बताया ना तुमको, हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स इनको बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम उनको बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरी स्पीसीज़ का जीन उठा के ऐड कर देते हैं अपनी स्पीसीज़ में, अपने प्लांट में। तो हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया है सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेंसिस, हमने इसके दो जीन लिए हैं। इसमें से दो जीन लिए हैं, कौन सा? एक बार्नेस जीन और एक बास्टर जीन। हमने इसको अपने उसमें मस्टर्ड प्लांट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये जो जीन होते हैं स्पेसिफिक जीन, ये बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेंस, ये किसी ना किसी बैक्टीरिया से लड़ने का जीन होगा, ठीक है। उसको हमने किस में ऐड कर दिया, अपने मस्टर्ड में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, जो कि हमने कहाँ पर बनाई है, आसाम में। तो आसाम में उसको क्या बोला है, समझते हैं ज़रा। इट इज़ डेवलप्ड बाय द रबर इंस्टीट्यूट, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इट वॉज प्लांटेड इन आसाम। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है और इसको हमने कहाँ प्लांट किया, आसाम में इसको हमने प्लांट किया सबसे पहली बार, इसलिए न्यूज़ में है। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस रीजन एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द माउंटेनियस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखो, ये हमारी पहला इस तरीके का हमने रबड़ का प्लांट बनाया है जो हमारे माउंटेनियस नॉर्थ ईस्ट रीजन में ग्रो कर सकता है, ठीक है। GM रबर हैज़ एडिशनल कॉपीज़ ऑफ, GM रबड़ के अंदर कुछ एडिशनल कॉपीज़ हमने ऐड करी हैं हमारे जीन MnSOD की। जीन MnSOD ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेंस। मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेंस इंसर्टेड, हमने इसको इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया है हमारे रबर प्लांट में, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू टाइड ओवर द सीवियर कोल्ड कंडीशन ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो विंटर पड़ती है, उस विंटर में भी सस्टेन कर पाए हमारा प्लांट, मरे ना, रबड़ का प्लांट डेड ना हो जाए, इसलिए हमने उसमें ये जीन ऐड कर दिया है। जीन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जीन MnSOD, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेनेस। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी प्लानिंग टू रिकमांड इन्वायरमेंटल रिलीज न्यू वेरिएंट GM कॉटन। अब GM कॉटन का एक नया वेरिएंट रिलीज़ करने की बातें चल रही हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक HTBT कॉटन, तुमने सुना होगा बहुत बार HTBT कॉटन। तो BG सेकेंड RRF ऑफ कॉटन, ये क्या है, हमारा HTBT कॉटन का एक वेरिएंट है, ठीक है। तो HTBT के बारे में तुमने सुना होगा, हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन। तो इसमें क्या किया, हमने एक नया वेरिएंट बनाया है HTBT कॉटन का। ये क्या है, बॉल गार्ड सेकेंड राउंड अप रेडी फ्लेक्स, इसकी फुल फॉर्म है बॉल गार्ड सेकेंड राउंड अप रेडी फ्लेक्स BG सेकेंड RRF। ये मेरा एक ट्रांसजेनिक कॉटन है। अभी हमने पीछे ट्रांसजेनिक के बारे में पढ़ा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। तो ये मेरा एक ट्रांसजेनिक कॉटन है हैविंग 3 एलियन जीन। इसके अंदर 3 एलियन जीन है। देखो ऐसे याद रखना, जो मेरा अभी रबड़ था ना, GM मस्टर्ड जो था, उसमें देखा जाए तो 2 एलियन जीन हमने ऐड करे हैं ना। इनको एलियन जीन के नाम से भी आ सकते हैं। ये क्या नाम था, एक तो बर्नेस था और दूसरा क्या था मेरा, बास्टर। तो बर्नेस और बास्टर ये हमने किससे लिए हैं, ये हमने बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेंसिस से लिए हैं। इसी तरीके से हमने अपने HTBT कॉटन में भी 3 एलियन जीन ऐड किए हैं, ठीक है। 3 एलियन जीन, 2 तो हमने जीन किससे लिए हैं, हमने 2 जीन है मेरे, एक है मेरा जीन क्राइल AC और जीन क्राइल 2AB। ये हमने किससे लिया है, सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, ठीक है। बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस से मैंने ये 2 जीन लिए हैं, क्राइल AC, ठीक है, और क्राइल 2AB। ये ऐसे न्यूज़ में आते हैं, मतलब UPSC ने एक बार और पूछा था पहले क्वेश्चन ऐसे ही, तो पूछ सकता है क्राइल AC और क्राइल 2AB रिसेंटली न्यूज़, ये क्या है।
तो या फिर ये पूछ सकता है कि हमने जो जो हमारा BG सेकंड RRF ऑफ HTBT का एक वेरिएंट है उसमें कितने हमने एलियन जीन ऐड करें हैं। दीज जीन्स हैव द प्रोटीन दैट आर हार्मफुल फॉर अमेरिकन बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म एंड तमाकू कैटरपिलर इंसेक्ट पेस्ट। देखो मेरे ये जो जीन है, कौन कौन से जीन अभी हमने जो ऐड किए हैं, एक तो किराइलेसी और मेरा किराइल 2AB। ये जो है ये जीन क्या करते हैं, ये इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो हार्मफुल होता है। प्रोटीन किसके लिए, अमेरिकन बॉलवॉर्म के लिए और स्पॉटेड बॉलवॉर्म के लिए और तंबाकू कैटरपिलर इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो अगर ये इंसेक्ट अब खाएंगे अगर मेरे कॉटन को, तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसकी वजह से मेरी कॉटन बच जाएगा। थर्ड जीन जो हमने ऐड किया है वो है मेरा CP4 EPSPS। CP4 ये हमने किससे ऑब्टेन किया है, इसको हमने ऑब्टेन किया है बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम से। पूरा नाम क्या है, हमने इसको किससे ऑब्टेन किया है, एग्रोबैक्टीरियम तुमाफिसिंस, एग्रोबैक्टीरियम तुमाफिसिंस। इट इंक्लूसिव द कॉटन क्रॉप टॉलरेंट टू द हार्मफुल हर्बिसाइड। मतलब ये जो मेरा जीन है, इस जीन से मेरा जो कॉटन है, कॉटन का प्लांट, वो जब हम हार्बिसाइड स्प्रे करते हैं ना, ग्लायोफॉस्फेट। देखो जब हम अपने कॉटन पर, जब मेरे पेड़, जब कॉटन का पेड़ है, कॉटन के पेड़ के आसपास क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं जिनको हम हब्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं। तो हर्बिसाइड ग्लायोफॉस्फेट, जब हर्बिसाइड ग्लायोफॉस्फेट हम स्प्रे करते हैं तो वो डिफरेंस नहीं समझ पाता। मतलब हर्बिसाइड ग्लायोफॉस्फेट मेरे क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके साथ साथ वीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो मेरा ये जीन है, ये वाला क्या बोलते हैं, थर्ड जीन CP4 EPSPS, इसके ऊपर अगर हम इस जीन को हमने ऐड कर दिया कॉटन में, इससे ये फ़ायदा होगा कि ग्लायोफॉस्फेट का इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो मेरा BG सेकंड RRF कॉटन है, ये डेवलप किया अमेरिका की कंपनी मॉन्सांटो ने। किसने डेवलप किया, मॉन्सांटो ने, ठीक है। आगे चलते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनको कौन रेगुलेट करता है। देखो अभी हमने पीछे एक नाम सुना था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये तो है ये नाम, उसके अलावा भी कुछ और बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं भारत में। जैसे रेगुलेटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले तो हमारी जो टॉप बॉडी है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये इसको रेगुलेट करती है, GM मॉडिफाइड क्रॉप्स को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। नेक्स्ट है मेरा GM फूड, जो हमारे किसी, देखो हो सकता है जैसे इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है कोई भी GM फूड। जैसे इंडिया ने पहला GM फूड अप्रूव किया है, GM मस्टर्ड। हो सकता है किसी और कंट्री में भी GM फूड अप्रूव्ड हो। जैसे इंडिया ने पहले GM ब्रिंजल अप्रूव किया था, पर GM ब्रिंजल क्या कर दिया, इंडिया ने बैन कर दिया। पर GM ब्रिंजल बांग्लादेश में ग्रो किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि GM ब्रिंजल जो बांग्लादेश में ग्रो हो रहा है वो इंडिया में भी तो इम्पोर्ट हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो GM फ्रूट्स होते हैं, GM फूड्स जो किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, भारत में इंपोर्ट होकर आते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, मेरा फसाई, ठीक है। किस एक्ट के तहत करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर करता है, समझ में आया। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ एक्ट है मेरा, प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर 2003 है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं, और DEFT, ये सब क्या करते हैं, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करते हैं इंडिया में, समझ में आया। और जो मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है मेरी, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, परमिट देते हैं किसी भी क्रॉप को भारत में उगाने के लिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो किसके अंडर बनी थी, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनी थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल 1986 रूल, ये कुछ रूल आए थे, ठीक है। एक रूल आए थे 1986 में, इन रूल को पूरा नाम क्या है, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1986। ये रूल किसके अंदर आए थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आए थे। इन रूल्स का एम था टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, नेचर, इन्वायरमेंट को बचाना है, नेचर को बचाना है, हेल्थ इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ जीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है। These rules covers area of research as well as large scale application of GMOs and their products, including experimental field trials and seed production। इन रूल्स में हमने क्या किया, रिसर्च कहाँ रिसर्च करनी है, किस फील्ड में रिसर्च करनी है, वो सबको रेगुलेट किया है इन रूल्स के तहत। रूल्स 1989 ऑल्सो डिफाइन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एंड द कंपोजिशन ऑफ सच अथॉरिटीज़ फॉर हैंडलिंग ऑफ वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द रूल्स। मतलब कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसके पास पावर है, किसको
हैंडल करने की। ये सारे कौन हैंडल करेगा मेरा, इन रूल्स के तहत पावर दे दी गई है। प्रेजेंटली देयर आर 6 कमेटीज़ अंडर रूल्स 1989। इन रूल्स के तहत जो है 6 कमेटीज़ बनी है जो इन रूल्स के अंडर क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करती हैं। ठीक है, प्रेजेंटली 6 कमेटी हैं हमारी जो इन रूल्स 1989 के तहत काम करती हैं। पहली अथॉरिटी है मेरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। पहली कमेटी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर तुमको याद है तो ठीक है, नहीं दिखाता हूँ। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था हमने, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, जब ज्वाइन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज़ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी हमारी एक कमेटी बनी हुई है। ठीक है, उसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ये क्या करती है, फंक्शंस आर ऑफ एडवाइजरी नेचर। इसका जो फंक्शन है, कैसा काम है इसका, एडवाइजरी नेचर, मतलब इसकी बातें ऐसी नहीं है लीगली बाइंडिंग है, बस एडवाइजरी नेचर है इसका। इट रिकमेंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर इंडिया इन रिकॉम्बिनेंट रिसर्च यूज़ एंड एप्लीकेशन। मतलब सेफ्टी रेगुलेशन, अरे आपको रेगुलेट कैसे करना है। अगर आप कोई जीएम कॉटन ग्रो कर रहे हो सपोज़ करो, तो हो सकता है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए मेरी और प्लांट्स के ऊपर, तो उन सबको किस तरीके से रेगुलेट करना है, तो ये कौन डील करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूट करी थी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बनी है मेरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो आता है मेरा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट कमेटी है मेरी रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। जब हम जेनेटिकली चेंज करते हैं तो जेनेटिक चेंज को रिव्यू जो करती है कमेटी, वो मेरी कौन सी है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। फंक्शन टू मॉनिटर द सेफ्टी रिलेटेड आस्पेक्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट। जो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे जीएम मस्टर्ड के बारे में जब रिसर्च चल रही थी, ठीक है, या फिर जीएम ब्रिंजल के बारे में आज भी रिसर्च चल रही है, तो उन ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर, उनकी सेफ्टी को कौन मैनेज करता है, मेरी कमेटी है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग आउट मैनुअल्स, गाइडलाइंस, स्पेसिफाइंग प्रोसीजर्स एंड फॉर जीएमओ रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसके बारे में हमने ऊपर समझ लिया। ठीक है, ये किसने बनाई है, फंक्शन कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर, और ये किस एक्ट के तहत बनी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एक्ट के तहत बनी है। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करता हूँ, तो इसमें चेयर कौन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और को चेयर करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रेजेंटली इसमें 24 मेंबर्स हैं, हम हर महीने मीट करते हैं टू रिव्यू द एप्लीकेशन इन द एरियाज इंडिकेटेड अबव। इसका फंक्शन क्या है, ये अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर। देखो ध्यान देना, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर से रिलेटेड रूल्स, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल फॉर प्रपोजल, जो प्रपोजल के लिए परमिशन चाहिए रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म। जैसे जीएम मस्टर्ड बनी, अब जीएम मस्टर्ड को कमर्शियली अप्रूव करने के लिए परमिशन कौन देगा, यही जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी परमिशन देती है। इसके साथ साथ ये इवेलुएट करती है मेरे जीएम प्लांट्स को और रिकमेंड करती है और डिसअप्रूव करती है उनका रिलीज़ इनटू द फार्म फील्ड। जैसे इसको फार्म्स किसानों तक जाने देना या नहीं जाने देना किसी भी सीड को। जीएम मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड अगर अभी हम कल्टीवेट करके देख रहे हैं, अगर उसका हमको रिजल्ट अगर अच्छा मिलेगा, तो ये ही कमेटी अप्रूव करेगी उसे फार्म फील्ड्स तक जाने के लिए कि हमें भेजना है या नहीं भेजना। नेक्स्ट कमेटी है मेरी स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी को हेड करते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। याद रखना, रेस्पेक्टिव स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को हेड करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूट होती है इन ईच इंडियन स्टेट वेयर रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ जीएमओज आर कंटेम्पलेटेड। नेक्स्ट है द कमेटी हैज़ द पावर टू इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट। इस कमेटी के पास पावर है इंस्पेक्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की और प्यूनिटिव एक्शंस लेने की इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द स्टैचुरी प्रोविजन। मतलब अगर कोई भी वायलेट करता है मेरे जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो कानून हमने बनाए हैं, उन कानून का अगर कोई भी वायलेशन करता है, तो उनको इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट करने की पावर किसके पास है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है, और ये प्यूनिटिव एक्शंस भी ले सकती है। नेक्स्ट है मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ये मॉनिटर करती है सेफ्टी रेगुलेशन जो हमारे यूज़ ऑफ जीएमओ से रिलेटेड है और रिसर्च से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी सेफ्टी से डील करना, ठीक है, और जीएमओ की रिसर्च से डील करना, सारा काम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करती है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो हेड करता है हर डिस्ट्रिक्ट के
जो डीएम्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीएम, वो क्या करते हैं, इसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को। नेक्स्ट है मेरी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन रिसर्च विद जीएमओज। दिस कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। ये कमेटी वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो हमारी रिसर्च में लगी हुई हैं जीएमओ से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम भी देखो इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। द कमेटी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस कमेटी को अप्रूव किसकी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। द कमेटी रिक्वायर्स द अप्रूवल, जैसे हमने कोई कमेटी बनाई, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएमओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करो सपोज़ करो एक कॉलेज है, ठीक है। वो कॉलेज जो है जीएमओ की रिसर्च पे काम कर रहा है। और जब वो कॉलेज जीएमओ की रिसर्च पे काम कर रहा है तो अपनी वो कमेटी बना सकता है कॉलेज। तो अब वो उस कमेटी को बनाने के बाद उसे क्या लगेगी, परमिशन लगेगी, अप्रूवल लगेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जो किसके अंडर आता है, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। समझ में आया? तो ये जो मेरी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है ऑल्सो हैज़ अ नॉमिनी फ्रॉम द डीबीटी हु ओवरसीज द एक्टिविटी टू इंश्योर द सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी गाइडलाइंस। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सरकार का कोई आदमी तो होगा ही होगा इन ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए। अदरवाइज़ कुछ इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि वो आउट ऑफ कुछ उससे कोई डिसीज़ फैल जाए जिसे कंट्रोल ना कर सकें, तो उन सबको मॉनिटर कौन करता है, डीबीटी के नॉमिनीज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे जीनोम एडिटेड प्लांट्स हम किसको बोलते हैं, तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ अलाउड जीनोम एडिटेड प्लांट्स विदाउट द कम्बरसम जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मेरे उसने गवर्नमेंट ने जेनेटिकली एडिटेड प्लांट्स को अप्रूव कर दिया है बिना अप्रूवल के, ठीक है। मतलब द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द जीनोम एडिटेड प्लांट्स, गवर्नमेंट अलाउ कर दिया विदाउट द कम्बरसम जीएमओ रेगुलेशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। मतलब जो पूरे प्रोसीजर से डील करना जो पड़ता है, उन बिना पूरे प्रोसीजर से डील करे बिना हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को। तो हर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को तो गवर्नमेंट ऐसे अप्रूव करेगी नहीं, तो कुछ स्पेसिफिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जिनको अप्रूव किया है। कौन से हैं, गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 and 2 genomes from Rule 711 of the Environment Protection Act and thus allowing it to avoid a long process of approvals of GM crops। देखो मेरे जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस वाले जो मेरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं SDN1 और SDN2, इन ये दोनों तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2, ये दोनों तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सरकार ने इनको जो लॉन्ग प्रोसेस होती है अप्रूवल के लिए वहाँ से हटा दिया है और बोल दिया ये डायरेक्ट अप्रूवल ले सकते हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर आपने ये वाले ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया है SDN1 और SDN2 को, तो आप इनको डायरेक्ट अप्रूवल दिला सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी IBSC अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वुड नाउ बी इंटरेस्टेड टू सर्टिफाई दैट द जीनोम एडिटेड क्रॉप्स इज़ डिवॉइड ऑफ एनी फॉरेन DNA। जो मेरी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती हैं, वुड नाउ बी इंटरेस्टेड, उनको पावर दे दी है कि वो क्या कर सकती हैं, सर्टिफाई कर सकती हैं कि जीनोम एडिटेड क्रॉप इज़ डिवॉइड ऑफ एनी फॉरेन DNA। मतलब वो ये चेक करेंगी कि जो मेरी क्या बोलते हैं जो मेरी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, ये क्या करेगी, सर्टिफाई करेगी कि जीनोम एडिटेड क्रॉप्स जो है मेरी, उनमें कोई फॉरेन DNA तो नहीं है, या कोई कौन सा फॉरेन DNA, उस सबको कौन डील करेगी, मेरी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी डील करेगी, ठीक है।